दोस्तों, एक बड़ा और घना जंगल जिसके बगल से सटा हुआ एक छोटा सा गांव, जिसमें खिलते हुए फूल और उनकी महक से सब कुछ मानो जैसे उजागर होने लगता था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आज की जो कहानी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इसके अंदर काल्पनिकता का नामो निशान नहीं है। रोज रोज की तरह आज भी मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ लकड़ियाँ लेने के लिए चल दिया। मैं एक गरीब परिवार का रहने वाला हूँ और मैंने गरीबी के वो दिन भी देखे हैं जो शायद एक इंसान सोच भी नहीं सकता। एक घटना ने मेरी ज़िंदगी को पलट दिया। न केवल मेरी ज़िंदगी में सुधार आया, बल्कि मैंने अपनी गरीबी नाम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। अपने दोस्तों के साथ कदम पटकते हुए हम इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि मेरे दोस्त सचिन ने कहा, यार आज काफ़ी दिन बीत गए हैं लेकिन हमने चंदन की लकड़ी को नहीं देखा। उस जंगल से थोड़ा आगे एक ऐसा जंगल भी था जहाँ पर इतनी सुरक्षा तैनात रहती थी कि कोई भी पक्षी बिना परमिशन के घुस ना सके। लेकिन हम लोगों ने हट किया कि हम वहाँ एक बार ज़रूर जाएंगे और ये सब करने का साहस मेरे दोस्त सचिन में था। उस समय मैं और सचिन हम दोनों ही थे। बाकी हमारे सारे दोस्त जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने में जुटे हुए थे। मैंने सचिन को एक हल्की सी आवाज़ में कहा, मगर यार मैंने सुना है कि वहाँ पर जाना किसी के लिए भी सही नहीं है। वहाँ सिर्फ सुरक्षा तैनाती नहीं रहती बल्कि कुछ अजीब भी रहता है। सचिन के चेहरे पर झलकती हल्की सी मुस्कान मुझे बता रही थी कि उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता और वो वहाँ ज़रूर जाएगा। उसने फिर से कहा, अजीब चीज़ों का नाम बस इसलिए लिया जाता है ताकि वहाँ कोई जा ना सके, मगर मुझे किसी से डर नहीं लगता। तुम्हें चलना है तो चलो, अन्यथा मैं अकेला ही चला जाऊँगा। लगातार उसके जिद करने के कारण मुझे भी जाने के लिए तत्पर होना पड़ा और फिर हम दोनों सुनसान पड़े उस जंगल को पार करके आगे वाले स्थान तक पहुंच गए। तभी मैंने देखा कि वहां सांपों की भरमार थी। काले काले दिखाई देने वाले सांप विशाल मात्रा में नजर आ रहे थे। वैसे तो सांप से डरना हमारे भाग्य में ही नहीं था, क्योंकि बचपन से ही हमने इन जंगली जानवरों का सामना किया था, जिस कारण इनसे डरना तो हमारी किस्मत में ही नहीं था। काफ़ी देर तक तो हम दोनों आपस में बातें करते रहे। फिर हमें एक आदमी दिखाई दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो आदमी दिखने मात्र से ही खड़ूस लग रहा था। पहले तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब हमें लगा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब उस आदमी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। उसने आवाज़ देते हुए कहा, कौन है वहाँ पर, सामने आओ। लेकिन हम दोनों डर के मारे सीधे एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद हमें थोड़ा धैर्य जरूर मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास भी था कि अब हम दोनों बचने वाले नहीं हैं। यहाँ के लोग ज़रूर हमें पकड़ लेंगे। और मैं अपने दोस्त सचिन पर चिल्लाता रहा कि तेरी वजह से आज हम यहाँ पर फंस गए और अब हम दोनों को एक कड़वा दंड भी मिलेगा। क्या पता हमें कैद करके कहीं दूसरे स्थान पर भेज दें। लेकिन जो घट चुका था उसे वापस बदलना तो हमारे बस में नहीं था, मगर अब हम अपनी जान बचाने की कोशिश ज़रूर कर सकते थे। पेड़ से ना उतरना इस वक्त हमारे लिए सही था। हमें जितना भय लग रहा था उतना लगना एक लाजमी सी बात थी, क्योंकि हम एक ऐसे स्थान पर थे जहां सरकार के साथ साथ बगल वाले गांव के लोगों ने भी जाने से रोक लगाई थी, क्योंकि वहां पर छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी। कहते कि उस जंगल के अंदर एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी के पास कोई नहीं जाता। जो भी वहाँ पर जाता है तो उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। और यही बात हमारे अंदर डर की एक कूटनीति भर रही थी। बार बार हमें इस बात का स्मरण हो रहा था कि कहीं इस बार हमारी बलि ना चढ़ जाए। इसी दौरान हम दोनों दोस्तों को उस पेड़ के ऊपर से सरसराने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कुछ इस तरह की थी मानो कुछ तेज हवा का झोंका एकदम से निकल गया हो। हम दोनों एक दूसरे का मुँह ताकते रहे, लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि इस आवाज़ का कोई भी स्रोत नहीं था। फिर मेरे दोस्त ने नीचे उतरने को कहा, जो कि लगभग सूरज ढल चुका था और अंधेरा भी होने को आया था। और शाम होने के बाद जंगल में हमारा रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इससे पहले हम नीचे उतर पाते कि हमें पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दिया। शायद ये वही सुरक्षाकर्मी था जिसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। विश्वास तो मुझे भी हो चुका था कि अगर इसके सामने नीचे उतरे कि यह डंडे से अच्छी तरह से सुताई करेगा और दूसरी सजा देगा। अब हमारा हृदय पूरी तरह से कांप रहा था। इस पेड़ से नीचे उतरना भी हमारे लिए सही नहीं था, तो ऊपर रुकना भी कतई उचित नहीं था। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। और तभी कुछ ऐसा हुआ
जिसकी हमें आशा भी नहीं थी। उस पेड़ की एक शाखा खुद पे खुद ही टूटकर नीचे गिर पड़ी, जिस वजह से वो सुरक्षाकर्मी पेड़ की तरफ देखने लगा। लेकिन उस घने पेड़ की पत्तियों के कारण हम अभी भी उस सुरक्षाकर्मी से छुपे हुए थे। हम तो उसे देख पा रहे थे, लेकिन दूर दृष्टि से वो हमें देख पाने में असक्षम था। इस वक्त हल्का सा अंधेरा हो चुका था, तो उसने अपने पास मौजूद एक तेज तर्रा लाइट की रोशनी से सारे पेड़ पौधों की छानबीन की। वहां चारों तरफ पेड़ छाए हुए थे और उन पेड़ों के चारों तरफ कोई भी हो सकता था, जिस कारण वो सुरक्षाकर्मी वहां की सुरक्षा का दायित्व संभालते हुए टॉर्च की रोशनी को इधर उधर मारने लगा। उसको तो कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र लाल लाल चमकती हुई 2 आंखों पर पड़ी, तो मेरा शरीर एकदम से सुन पड़ गया। कुछ अजीब सा था जो दिखावे में ही एहसास करवा रहा था। मेरी नज़र उसके जबड़े पर पड़ी तो सच में मैं हैरान रह गया। खून से सना हुआ उसका मुंह किसी भेड़िया जैसा लग रहा था। फिर पता चला कि यह एक सियार ही था। इस जंगल के अगल बगल में मैं पहली बार किसी ऐसे सियार को देख रहा था जो इतना खूंखार और डरावना दिखाई दे रहा था। इससे पहले मैंने आज तक इतना शैतानी जीव बिल्कुल भी नहीं देखा। कुछ समय तक तो वो रोशनी उस सियार के ऊपर गिरती रही और वो सुरक्षाकर्मी अपने जूतों की डोरी बांधने में लग गया। शायद वो इस बात से अनजान था कि उसके सामने उसकी मौत खड़ी है। जैसे उसने अपने हाथ से टॉर्च को उठाया तो उस भयानक जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला कुछ इस तरह का था कि हम कुछ देख ही नहीं पाए। बस एक चिल्लाने की आवाज़ उस जंगल में गूंजने लगी। अब तो हम उस पेड़ से उतरना तो दूर की बात थी, पेड़ से उतरने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर हमें ऐसी आवाज़ आई मानो पानी झिलबिल कर रहा है। उस टॉर्च की रोशनी अभी भी जली रही थी। फिर हमने देखा कि उस आदमी के सीने से उसका दिल निकालकर वो भयानक सा सियार उसे खाने लगा है। और देखते ही देखते उसने आदम मानव का रूप धारण कर लिया। साथ ही उसने अपने हाथ से उसके शरीर को फाड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं बाकी सुरक्षाकर्मी इस वक्त कहाँ पर मौजूद थे कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि इस समय जो भयानक भयावह दृश्य हो रहा है उसमें एक सुरक्षाकर्मी को मार दिया है। हम भी मजबूर थे कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते थे। पर मेरे दोस्त ने मेरी तरफ इशारा करते हुए एक बेहद धीमी आवाज़ में कहा, अब समय आ गया है हमें यहाँ से नीचे उतर कर भागने का, वरना हमारी भी यह दशा होगी जो इसकी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हमें डर तो इस बात का भी था कि कहीं हमने नीचे उतरने की कोशिश की और उस भयानक भूत ने हमें देख लिया तो हम भी मारे जाएंगे। कुछ देर तक तो मैं विचार करने लगा कि हमें इस स्थान से कैसे निकलना है। तकरीबन आधा घंटा बीत गया और इंतज़ार करते करते वो जानवर यहाँ से चला गया। इसी बीच मुझे सचिन की आवाज़ आने लगी। वो डर के मारे हल्की हल्की आवाज़ में रो रहा था। तभी उसने बताया कि उसके ऊपर वाली शाखा पर एक भयानक जीव बैठा है, जिसके पैरों से खून टपक रहा है और वो उसके माथे पर गिर रहा है। उसे यहाँ से निकलना है चाहे कुछ भी हो जाए। सचिन बिना किसी की बात माने शाखाओं से नीचे उतरने लगा और उन शैतानों की इन घिनौनी हरकतों ने हमारे अंदर खौफ पैदा कर दिया था। डर के मारे मैं तो वहीं बैठा रहा, लेकिन मेरा दोस्त सचिन उस पेड़ से नीचे उतरने लगा। मैंने सचिन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी और वो पेड़ से नीचे उतर गया। सच में वो सुरक्षित था और अब मैं भी नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक ही किसी के कदमों की आहट ने मुझे वहीं रोक दिया। सचिन भागता उस पेड़ के पीछे छुप गया, क्योंकि सामने से कोई आ रहा था जिसके कदमों की आहट तेज होने लगी। कोई इस तरफ ही बढ़ रहा था और इसी बीच एक ऐसा दृश्य मैंने देखा जो मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा और डरावना दृश्य साबित हुआ। मेरा दोस्त सचिन अचानक ही चीखने लगा। मेरी दृष्टि जैसे सचिन की तरफ गई तो मैंने देखा कि उसके शरीर पर बड़े बड़े जख्म लगे हुए थे। वो करा रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला आसपास में कोई भी नहीं था। एक सामान्य इंसान को डराने के लिए इतना काफ़ी होता है। जहाँ मेरा दिल दहल गया था तो वहीं मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने चित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी ये दयनीय अवस्था मुझसे देखी नहीं गई, लेकिन उसको बचाने का मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मैं सिर्फ एक दृश्य को देख सकता था। कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन बाद में मैंने देखा कि उसे होश आ रहा था और इस वक्त वो भयानक सा दिखने वाला शैतान भी वहाँ से गायब था। इसी बीच एक बार फिर किसी के पाँव मुझे अपनी ओर आते हुए सुनाई दिए। मैंने पेड़ की एक लकड़ी सचिन के मुंह पर फेंक दी,
किस्मत अच्छी थी कि तुरंत ही सचिन को होश आ गया और होश आने के बाद उसने एक ऐसा स्थान ढूंढा जहां उसे कोई नहीं देख पाया। रात भर हमें उस भयानक जानवर के घुराने की डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन हम अपने आप पर कंट्रोल करते हुए किसी तरह वहीं पर रुके रहे। जैसे तैसे हमने उस रात को काट दिया और सुबह हुई तो सुबह के 7:30 बजे जब हमारे घर वाले हमें ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे तो हम उन्हें एकदम सही सलामत मिले। हमारे घर वालों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हमने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने हमें काफ़ी डांटा और बाद में उन्होंने बताया कि इस जंगल में एक ऐसा शैतान रहता है जो इंसानों का दिल खाता है। वो हर किसी इंसान के शरीर को फाड़ देता है और उसके अंदर से मांस निकालकर उस इंसान का दिल चबाने लगता है, जिससे उसकी शक्तियों में ग्रोथ होती है। सिर्फ किस्मत वाले ही लोग उसके चंगुल से बचकर निकल पाते हैं और शायद हम उस बेहद शानदार किस्मत लोगों में से एक हैं जो उस राक्षस के मुंह में जाकर भी जिंदा बच गए। दोस्तों, आज हमें इस बात का कोई मालूम नहीं है कि क्या वो राक्षस आज भी किसी बहरूपिया के रूप में उसी स्थान पर निवास करता है, क्योंकि उसके बाद मैं कभी भी उस जंगल में नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।